तुम्हारी माँ और लक्ष्मी बहनी के लिए भी। यह है मेरी लॉ डिग्री। जानती हो उन्होंने क्या कहा? भीमराव रामजी अंबेडकर, I hereby call you to the bar and do publish you barrister. तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे इन उदास चेहरों को देखकर और तुम्हारी निराश आवाजों को सुनकर। तुम सिर्फ कराते आ रहे हो हजारों सालों से, पर तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने में। क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो अपनी मां की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। तुम क्यों दुनिया के दुखों, गरीबी और गुलामी के बोझ को अपनी शोचनीय, तुच्छ, घृणित और नर्क जैसी जिंदगी से और अधिक भारी करते हो? तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। सच तो यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, जो सबसे अच्छी मदद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या हमें बर्दाश्त करेंगे? हमारी गुलामों जैसी लेनदेन होगी? हम कांग्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? गांधी जो महान समाज सुधारक है उस वक्त जेल में थे और वो चुप रहे। क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है जो ज्यादा फिक्र करते हैं उन रूढ़िवादी मुसलमानों की जो मांग करते हैं खिलाफत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है कि हम अपनी मुश्किलें हल करने के लिए और अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखने के लिए एक खास केंद्रीय संस्था की स्थापना करें, जिसका नाम होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अलग अलग धर्मों के बहुत से उदारतावादी मित्र हमारा साथ दे रहे हैं। साहब, 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 साहब। क्या चाहिए तुम्हें? इस घर में थोड़ी शांति नहीं मिल सकती? सुबह से कमरा बंद करके बैठे हैं, कुछ खाया तक नहीं। खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। तुम खा लो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रामू, क्या हुआ? रामू, क्या बात है? क्या हुआ? प्रिय दत्तोबा, हमारे बेटे राजरत्न ने मेरे व्यस्त जीवन में खुशियां भर दी हैं। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे अपने पिताजी का प्यार और ममता याद आती है। मैं अपने आप को एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नीची जाति का होने से हर चीज मुश्किल हो जाती है। तब राजरत्न सब भुला देता है। भीमराव, भीमराव, राजरत्न बहुत बीमार है, आप जल्दी चलिए। वो अशुभ घड़ी भी आ ही गई और राजरत्न भी हमें छोड़कर चला गया। और अब जब हमने अपनी चौथी भोली भाली और हंसमुख संतान को दफन कर दिया है, हमारी जिंदगी का सारा स्वाद चला गया है। तुम ही बताओ दत्तोबा, भाग्य इतना बेरहम क्यों होता है? राजरत्न को क्यों मरना पड़ा? क्यों? मैं भीमराव रामजी अंबेडकर बॉम्बे वैधानिक सभा का
सदस्य मनोनीत किए जाने पर ये विधिवत प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं महामहिम बादशाह सलामत के प्रति पूरी निष्ठा और आस्था रखूंगा जैसे कानूनन स्थापित है और मैं ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व और एकता का समर्थन करूंगा। हमें अपना आंदोलन कोंकण से शुरू करना चाहिए। यह जगह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोले प्रस्ताव के अंतर्गत आती है, जो कि अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने की इजाजत देता है। हम लोग महाड आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहां से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। और देखो, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे और टिप्पणिस, तुम लोग गांव-गांव में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करो। आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए एक तमाशा थिएटर किराए पे लिया है और भारी संख्या में लोग महाड की तरफ कूच कर रहे हैं। नमस्ते टिप्पणिस, नमस्ते मोरे। नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए। नमस्ते बालाराम जी। भाइयों और बहनों, मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यहां आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोली में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नर्क से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि अब से सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, जूठन नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर यह भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी ही बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाड के अछूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाड म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। इसके बावजूद
महाड के अछूतों ने इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है वे डरते हैं। मैं परिषद से अपील करता हूं कि वो इस मामले में दिशा दें। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चलें और पानी पिए, जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब। डॉक्टर साहब, दंगा हो गया। दंगा? हाँ, दंगा। उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए। बेरहम जानवर, कितने वहशी हैं ये लोग। डॉक्टर अंबेडकर जी, क्या आप अपने लोगों को काबू में करेंगे? अपने लोगों को? हाँ। चित्रे, टिप्पणिस, ये हमारे लोगों को रोकने को कह रहे हैं। ठीक है, मैं अपने लोगों को रोकता हूं, लेकिन आप बाकी लोगों को रोकिए। ठीक है। क्या अब आप मंदिर में घुसने की तैयारी में हैं? मंदिर? हमारी परिषद खत्म हो चुकी है, लोग शांति से चले गए हैं। हम हमेशा कानून का पालन करते हैं और याद रखिए, तालाब कानूनन सबके लिए खुला है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उनका सिर फोड़ देंगे। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरी विनती है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। हम कानून का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। कानून अपने हाथ में ना लें। हम और ज्यादा खून खराबा और बर्बादी नहीं होने देना चाहते। शांति से अपने गांव लौट जाएं, मेरी यही विनती है। जाइए। है ना, उसने कुछ खाया। तेरी फिक्र में बीमार हुई है वो। तुम अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं करते। मुझे पता है मैं क्या करूं। सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भीवा! भीवा! जब तू पढ़ रहा था, तेरे बीवी बच्चों को किसने पाला?
जब तेरे पास एक भी पैसा नहीं था, बता मुझे किसने पाला? तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। घर के सारे बर्तन भी मेरे पैसों से खरीदे गए हैं, मेरे पैसों से, समझे तुम? तो उठा कर ले जाइए। ठीक है, मैं सब लेके जाऊंगा। सारे बर्तन मेरे हैं, मैंने खरीदे हैं। सारे ही तो बर्तन मेरे हैं। लड़की हाथ क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो तुम मुझे। मैं कभी इस घर में अपने पैर नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा, समझे? तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे तुम लोग मेरी शक्ल। बाबूजी, आपने कुछ खाया? हाँ। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुरुषान् गरीषीन् ईश्वरीं सर्वभूतानां। प्यारे पाठकों, मूक नायक को बंद करना पड़ा। उसकी जगह मैं एक नया पाक्षिक शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम होगा बहिष्कृत भारत, जो पीड़ित वर्ग की शिकायतों को आवाज देगा। मैं दूसरी उपजातियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक होकर महाट के सत्याग्रह को मजबूत बनाए। आपके लिए टेलीग्राम है अमेरिका से। आपको बधाई दी है। लिखा है आपने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति की नींव रख दी है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि तालाब शुद्ध कर दिया गया है? एक और टेलीग्राम बनारस से आया है। लिखा है, हम आपकी हरकत का विरोध करते हैं। इन हरकतों से बाज नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। अरे यार, 2 चाय ले, 4 नंबर पे। फारूक भाई, हमें कुछ खाने को दीजिए। और बहिष्कृत भारत का नया अंक। सारी प्रतियां बिक गई। शाबाश। काउंसिल की मीटिंग कैसी रही? तूफानी। तो बताओ, क्या स्थिति है महाड में? मोरे, सवर्णों ने उन अछूतों के बहिष्कार की घोषणा की है जो महाड़ आए थे। वहाँ के सारे गांव में हमारे लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवर्ण उन्हें अनाज तक नहीं देते। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मारपीट करते रहते हैं। कईयों को तो जेल में डाल दिया है। उन्होंने मुझे भी इतना मारा कि उनके नसीब में है सिर्फ धमकियां और अत्याचार। और महाड़ म्युनिसिपल काउंसिल ने तो प्रस्ताव पास किया है कि 14 टैंक अछूतों के लिए बिल्कुल खोला नहीं जाएगा। जानलेवा बीमारियों का इलाज सख्ती से करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, ये पत्र गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता श्रीमान जवड़कर की तरफ से आया है। लिखते हैं, हम महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण नेता ये घोषणा करते हैं कि आपके सत्याग्रह को हम तन मन से सहयोग देंगे, लेकिन एक शर्त है, कोई ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। यह मान लेना गलत है कि सारे ब्राह्मण अछूतों के दुश्मन हैं। निजी तौर पर मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है। मुझे घृणा है ब्राह्मणवाद की भावना से, जो कि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों दोनों में हो सकती है। ये तय हुआ है कि 25-26 दिसंबर 1927 इन दिनों हम सबका महाड में सत्याग्रह होगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय! डॉक्टर अंबेडकर, मैं फैरेंट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट। कलेक्टर मिस्टर हुड आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज कम। भाइयों, महाड जाते समय कड़ा अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन के बिना सत्याग्रह की ताकत कम हो जाती है। नेतृत्व चित्रे करेंगे, मैं बाद में शामिल होऊंगा। सहस्त्रबुद्धे जी, आइए। चलो महाड!
अस्पृश्यता नष्ट करो, अस्पृश्यता नष्ट करो। डॉक्टर अंबेडकर की जय, डॉक्टर अंबेडकर की जय। नजर रखना कि कोई टैंक के नजदीक आने ना पाए, ठीक है? आप मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सवर्णों ने कोर्ट में दावा किया है कि टैंक उनकी अपनी निजी मिल्कियत है और सिविल कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है। मिस्टर हुड, आप और मैं दोनों अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि यह दावा सरासर झूठा है। अब ये सब तो कोर्ट ही तय करेगा कि सवर्णों का दावा सच्चा है या झूठा। लेकिन इस सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम उस तालाब से पानी पिएं। देखिए, अगर आप जिद करेंगे तो मुझे गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी और ये अदालत की बेइज्जती का जुर्म होगा। क्या आप अपने 10,000 लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं? इससे कौन सा मकसद हल होगा? आप तो जानते हैं मैं आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। 4 या 5 लोगों के समुदाय को प्रतिबंध लगाने के हुक्म को मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है। थैंक यू, हम आपके आभारी हैं। क्या मैं आप लोगों की कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता हूं? बस चंद मिनटों के लिए, जुलूस के टैंक की तरफ निकलने से पहले। यह हो सकता है। अब इजाजत दीजिए, वहां बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। थैंक यू। यह परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहां से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं। वो प्रतीक धर्म का नहीं, बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यं कृतभकृतमेव वा दास्यायौ हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयंभुव। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् तौ हि चितोऽसौ कर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रादास्याद्विमुच्यते। निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। प्रिय भावराव, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी। लेकिन अपने खिलाफ तमाम गुस्से और आग के बावजूद भी मैं कमीशन को मिलने जाऊंगा। इस मुश्किल घड़ी में मुझे बड़ा राम भाव की याद आ रही है। वो अगर जिंदा होते तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया होता। लॉ कॉलेज में पढ़ाने के बाद आज मैं पूना जा रहा हूं। वहां कल मेरी साइमन कमीशन के साथ मीटिंग है। साहब, अपना ख्याल रखना।
मड़के बुआ कह रहे थे आपके दुश्मन कभी। रामू, तुम्हें अभी भी बुखार है, दवाइयाँ लेना मत भूलना। मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी, निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा सर। आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हो? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के हस्तक अंबेडकर 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 अंबेडकर। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ, बिल्कुल। उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। ये व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर दहकता हुआ कोयला रखना। सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नाइक, अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है, ना कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। ठीक है भावराव, तो सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। ओम गणानान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवेश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिर्षीरसादनो स्वाहा। हम समाचार पत्र द्वारा अस्पृश्यों को उत्तर दे रहे हैं। मैं पढ़कर सुनाता हूँ।
सेवा में श्री नारायण गाडगीळ, संपादक कोहिनूर।